गाइस, मैं हूं सुहोज चौहान और आपके लिए फिर लेके हाजिर हूं एक और नया लेक्चर जो कि है आपका क्लास 6th की जो आपकी हिस्ट्री है एनसीईआरटी की उसका चैप्टर 2। तो इस लेक्चर में हम आपको पूरा कवर अप कराएंगे चैप्टर 2 को, बिल्कुल जिस तरह से हमने आपको चैप्टर 1 करा दिया है। तो इस चैप्टर का जो नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, बिल्कुल आपको हिस्ट्री का पूरा जो मज़ा है ना वो मिलेगा। और आपको जो है, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे आप एमपीएससी एस्पिरेंट हो, आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 6th के स्टूडेंट हो, आप सभी को जो है बहुत बहुत मेरा वेलकम है। और बिल्कुल ध्यान से लेक्चर को देखेगा, कोई भी आपको भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली एक अच्छे ऐसे स्थान पे बैठ जाइए जहाँ पे किसी भी तरह का शोरगुल ना हो और इस जो है इसमें गोते लगाइए। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं भाई इस लेक्चर में हमारे लिए क्या है। तो यहाँ पे जो है आपको दिखा गया है कि तुषार्स ट्रेन जर्नी, एक तुषार एक लड़का है यहाँ पे दिख रहा है। तो उसकी एक ट्रेन की यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। मतलब कि देखिए इन्होंने क्या क्या है कि एक आपको हर एक चैप्टर में कोई एक लड़का या कोई लड़की लेंगे या किसी भी तरह की एक सिचुएशन देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तो तुषार जो है वो क्या करता है, दिल्ली से चेन्नई की ओर जाता है उसका जो कज़न है उसकी शादी में। और दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्यूज इनटू द विंडो सीट। तो वो जो है ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो किसी भी तरह से अपना एक जो विंडो सीट है उसको ले लेता है। हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन, मतलब उसकी जो नाक है उसको वो जो ग्लास का मतलब जो लगे हुए होते हैं आपके विंडो पे उनको टच कर रही होती है। और ऐसी वास्ट ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड। और वो जो है देख रहा होता है कि किस तरह से जो ट्रीज वगैरह हैं, हाउसेस हैं, वो जो है उसको पीछे की ओर जाते हुए दिखते हैं। मतलब कि आप ट्रेन में बैठे हुए होंगे तो जब आप आगे की ओर जाओगे तो जो जो भी आपके ट्रीज हैं, जो भी घर वगैरह हैं, जो भी कुछ दिखेगा आपको वैसे दिखेगा कि पीछे की ओर जा रहा है ना। तो तभी उसको जो अंकल रहते हैं उसके कंधे पर हाथ रख के उससे कहते हैं कि डू यू नो द ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर एगो। वो बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो कि जो सबसे पहले ट्रेन जो यूज़ आई थी वो 150 साल पहले आई है। मतलब देखो, जब ये यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं 150 ईयर, तो हमने अभी चैप्टर 1 में बोला है कि जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो उसको हम 2000 से लेंगे, मतलब 2000 सन से लेंगे। तो उसका क्या मतलब है कि जैसे इन्होंने 150 ईयर बोला है तो वो बोलना चाह रहे हैं कि जो 2000 से 150 साल पूर्व, समझ ना आ रहा है, वही यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। तो ये जो अंकल हैं उसके उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि जो ट्रेन है वो 150 साल पहले आई है हमारे भारत में। एंड दैट पीपल बिगेंड यूजिंग बसेस अ फ्यू डेकेड लेटर। और इसके बाद जो है हमने बसें वगैरह भी चलाना शुरू कर दिया कुछ दशक पहले, मतलब कि कुछ हम बोल सकते हैं कि 10 साल पहले कुछ, है ना। तो वहाँ से हमने बसें भी चलाना शुरू कर दिया है। तुषार जो है वंडर होता है, आश्चर्यचकित होता है। और व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बोर्न, नॉट क्वाइट, है ना। तो यहाँ पे उसके दिमाग में एक क्वेश्चन डेवलप होता है और वो सोचता है कि जब ये सब चीज़ें नहीं हुई होंगी, मतलब कि जो हम ट्रेन आज चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, तो उस समय जब ये सब चीज़ें नहीं होगी तो जो भी लोग रहते होंगे वो एक ही जगह पे रहते होंगे, अपना ज़्यादा लंबा समय वो एक ही जगह पे व्यतीत करते होंगे। तो ये उसके दिमाग में आता है ना, मतलब एक विचार आता है कि डिड दे जो है, मतलब क्वेश्चन की तरह कि डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेयर एवर दे वर बोर्न, मतलब जहाँ वो पैदा होते हैं वहाँ पे वो अपना समय गुजारते होंगे। तो ये हमें एक सिचुएशन दे दी है। अब जरा चैप्टर को पढ़ते हैं, उसमें हमारे लिए क्या है। तो द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, है ना। क्या बोल रहा है कि जो पहले के पीपल थे वाई वर दे ऑन द मूव। अब मूव का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो जो थे, तो जो वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मूव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है और इसकी ज़रूरत भी है यहाँ पे कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले के पीपल थे वो जो थे वाई वर दे ऑन द मूव, मतलब कि वो चलते फिरते हुए रहते थे। अब चलते फिरते हुए रहने का मतलब ये है कि भाई अपने भोजन के लिए, अपनी जो भी उनको पेट भरने के लिए वो एक जगह से दूसरे स्थान पर वो अपना मोशन करते हुए रहते थे। मतलब यहाँ पे ये मूव वर्ड इसलिए आया हुआ है ना।
अब देखिए मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि वाई वर दे ऑन द मूव, मतलब क्यों वो चलते फिरते रहते थे इधर से उधर इधर से उधर, ये वो बोल रहे हैं। अब देखिए जरा और क्या है। तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन दी सब कंटिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो, है ना। बोल रहे हैं कि हम सब जानते हैं जो पीपल रहते थे सब कॉन्टिनेंट पे, कुछ जो है आप बोल सकते हैं 2 मिलियन ईयर अगो। अब यहाँ पे जो मिलियन होता है उसका मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख साल पहले की बात करें तो वहाँ पे जो है सब कॉन्टिनेंट पे जो लोग रहते थे। और टुडे आज के समय में बी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर्स, तो उस समय के जो पीपल थे आज के समय में हम उन्हें हंटर्स और गैदरर्स करके पुकारते हैं। हंटर्स मतलब शिकारी, गैदरर्स मतलब उनको इकट्ठा करने वाले। तो हम उनको क्या बोलते हैं, हंटर गैदरर्स बोलते हैं। जो 2 मिलियन मतलब कि 20 जो साल पहले 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे उसको वो आज के समय में हंटर गैदरर बोलते हैं। तो द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट दियर फूड, और ये जो नाम आया है वो वहाँ से आया जहाँ वो अपना भोजन वगैरह लेते हैं ना, कि द नेम कम फ्रॉम द वे, जिस तरह से वो अपना भोजन लेते थे उसी तरीके से हमने उनका नाम रख दिया हंटर गैदरर्स। जनरली आमतौर पर दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉक्ड फिश एंड बर्ड्स, और वो आम तौर पर वो क्या करते थे, शिकार करते थे जंगली पशुओं का, पकड़ते थे जो है फिश को, बर्ड्स को, और गैदर करते थे फ्रूट को, रूट को, नट्स को और सीड्स को, लीव्स, स्टॉक एंड एग्स। तो इन सभी का वो क्या करते थे, गैदर करते थे। अब गैदर करने का मतलब आप समझ सकते हो कि उनको इकट्ठा करके रखना है ना, जो फ्रूट्स वगैरह है, रूट्स जड़ वगैरह है ना, मूल कंद आप जानते होंगे, नट्स वगैरह, तो इन सभी को वो गैदर करते थे और शिकार करते थे इन सभी का, जैसे कि एनिमल्स हैं ये सब कुछ। तो इनको सबको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपसे पूछा जाएगा कि वो गैदर क्या करते थे और हंट क्या करते थे, तो सब ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि जो हंटर गैदरर्स, जो हम जिन्हें हंटर गैदरर बोल रहे हैं, मतलब कि जो आपके 20 लाख साल पहले के जो लोग थे उन्हें हम हंटर गैदरर बोल रहे हैं। वो जो थे, है ना, यहाँ पे भी है ना, तो जो है मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जो होते थे मूव्ड करते थे, चलते थे प्लेस टू प्लेस। और दे आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, और इनके लिए हम बोल सकते हैं कि बहुत सारा रीज़न भी है। और क्या रीज़न है, तो फर्स्ट जो पहला रीज़न वो उसका ये है कि इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि वो एक ही समय पे यदि वो रुक जाते, है ना, बोल रहे हैं कि एक ही जगह पे वो रुक जाते, तो दे वुड हैव ईटन अप ऑल दी अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। तो जहाँ पे भी रुकते और ज़्यादा समय के लिए वो रुक जाते तो वो क्या करते, वहाँ का जो भी प्लांट होता, वहाँ के जो भी एनिमल रिसोर्सेज होते, सभी को वो ईट अप कर लेते, मतलब कि उनको खा लेते। तो फिर उनके लिए कुछ बचता ही नहीं। तो देयर फोर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पहले के जो लोग थे, जिन्हें कि हम आज हंटर गैदरर्स बोल रहे हैं, वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे चलते थे। अब आपसे कोई ऐसा पूछे कि भाई बताइए कि उस समय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, या फिर उनको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो मूव करते थे, तो इसलिए करते थे क्योंकि वो एक जगह पे रहकर अपना भोजन इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे, एक जगह पे उन्हें पूरा जो रिसोर्स थे वो नहीं मिलते थे, वो भोजन की खोज में जाते थे। तो सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डेयर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम एंड हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उस समय क्या था कि आप जैसा आप बोल ही हम उनको हंटर गैदरर रहे हैं, मतलब कि जानवरों का इनका सब शिकार करने वाला बोल रहे हैं। तो क्या होते थे कि जो जिन जानवरों का वो शिकार करते थे वही जानवर क्या कर लेते थे, मूव कर लेते थे प्लेस टू प्लेस। क्यों कर लेते थे वो, क्योंकि हो सकता था कि जो वो जानवर इधर से उधर मूव कर रहे हैं, वो जब किसी का शिकार करते थे तो वो जो शिकारी रहता था वो कहीं चला जाता था, तो उसकी तलाश में ये जो जानवर थे वो कहीं चले जाते थे। तो फिर इन जानवर की तलाश में जो हमारे हंटर गैदरर थे वो इनको ढूंढने जाते थे। तो इस तरीके से ये सेकंड रीजन है जिसकी वजह से वो क्या करते थे, हमारा मूवमेंट करते थे, ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। थर्ड रीजन क्या आता है, तो थर्ड ये आता है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज वेयर जो है फूड्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो कुछ सीजनल फूड्स होते हैं, सीजनल आपके फ्रूट्स होते हैं, तो उन सभी को लेने के लिए वो अलग अलग सीजन के लिए जो है वो इधर उधर जाते होंगे। जैसे कि अब हम आपसे बोलते हैं कि कहीं पे जो है कोल्ड इन्वायरमेंट में आपको कोई जो है भोजन या किसी तरह का फ्रूट मिलता होगा, तो वो जो है वहाँ कोल्ड में लेने के लिए उसको जाते होंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि कहीं जगह पे ज़्यादा सूखा पड़ गया,
तो वहाँ पे तो फिर कुछ बचता नहीं होगा उनको, तो उसके लिए भी वो जाते होंगे। तो ये वहाँ पे कारण था उनका मूवमेंट का, है ना, कि जो थर्ड ये रीजन है उसका। आपसे कोई पूछे कि थर्ड रीजन क्या है, तो आप बोल सकते हो जो प्लांट्स और ट्री हैं बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन में होते हैं, और जो आपके पीपल थे मे मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन, इसलिए करते थे कि वो उनको डिफरेंट काइंड के प्लांट मिल सके। फोर्थ जो रीज़न है उनका मूवमेंट करने का वो ये है कि पीपल जो लोग थे, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्व। आप सभी जानते हो कि जो पीपल हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, सभी के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स। आप जानते हो पानी जो है वो कहाँ पाया जाता है आपका, लेक्स मतलब कि झीलों में, स्ट्रीम मतलब कि झरने वगैरह हैं, रिवर्स मतलब नदियाँ हैं, इन सभी में पाया जाता है। तो व्हाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, मतलब कि पेरेनियल का मतलब जो होता है कि विथ वाटर थ्रू आउट द एयर, कि इनके पास ही क्या रहता था, वो पानी रहता था। तो अदर आर सीजनल, और इनके अलावा जो होते थे वो सब सीजनल होते थे। सीजनल मतलब कि कहीं पे एक जगह पे कोई पानी भरा था और सूखा आ गया वहाँ पे, तो सब सूख जाता था। लेकिन ये जो हैं जैसे कि रिवर हैं, लेक्स हैं, ये जो थे वो क्या होते थे आपके, एक बोल सकते हैं आपके पेरेनियल होते थे, मतलब कि आपके ये साल भर रहते हैं, है ना। तो अदर्स जो होंगे वो तो आपके सीजनल होंगे। तो पीपल लिविंग ऑन दियर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर डूरिंग ड्राई सीजन, है ना, विंटर या समर वगैरह में उनको जाना पड़ता था। समझ रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। तो हाउ डू वी नो अबाउट दिस फ्यूचर, अब पीपल, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम जो हैं इनके बारे में कैसे जान सकते हैं या कैसे जानते हैं ना। तो हाउ डू वी नो अबाउट दिस फ्यूचर, हम कैसे इनके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। देखिए, तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज। तो जो आर्कोलॉजिस्ट की हमने पहले चैप्टर में बात कर ली है, आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें, तो उन्हीं आर्कोलॉजिस्ट ने ये फाउंड किया है कि जो हंटर गैदरर होते हैं मेड करते हैं, यूज़ करते हैं कुछ कुछ चीज़ों को। और इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन। तो उन्होंने ये पाया कि उस समय के जो पीपल थे वो बनाते थे और यूज़ करते थे कुछ टूल्स, मतलब कि कुछ बोल सकते हैं जो टूल्स मतलब कि कुछ अपने काम की एक वस्तु वगैरह। तो जो टूल्स वगैरह वो बनाते थे, तो उसमें से जैसे वो स्टोन वगैरह का यूज़ करके बनाते थे, लकड़ियों का मतलब वुड का यूज़ करके बनाते थे, बोन मतलब कि हड्डियों को यूज़ करके बनाते थे। और विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट, और इनमें से मतलब लकड़ी और जो हम हड्डियों की बात कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो टिकाऊ उनके लिए होता था वो पत्थर के बने हुए टूल यूज़ आते थे उनको, है ना। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। तो इन सभी में से जो आपके स्टोन से बने हुए टूल रहते थे वो सब किसके लिए यूज आते थे, तो काटने के लिए, कट करने के लिए। जो मीट होता था मतलब मांस होता था, हड्डी वगैरह होती थी, है ना। स्क्रैप बार्क मतलब कि पेड़ से जो है वो छालों को छीलने वगैरह के लिए। एंड हाइड्स मतलब कि जो चमड़ी होती है एनिमल्स की, जो स्किन्स होती हैं, हाइड्स जो होती हैं उनको निकालने के लिए, है ना। और उसके अलावा जो है चॉप फ्रूट मतलब कि जो आपके फल हैं उनको काटने के लिए, उनके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए। जड़ जो होती हैं, रूट जो होती हैं, उनको उखाड़ने वगैरह के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमारा क्या यूज़ आते थे उस समय में, जो स्टोन से बने हुए टूल यूज़ आते थे। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ वोन और वुड। और कुछ कुछ में जो है जो हैंडल्स उनके होते थे वो वोन के या फिर लकड़ी के बने हुए होते थे, है ना। कि जैसे हम आपसे बोलते हैं कि ये आपने कुछ नुकीला सा पत्थर लिया और इसको आपने क्या कर दिया, इसका कलर हम दूसरा ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। तो ये आपने नुकीला सा कोई पत्थर लिया और इसको जो इस तरह से कोई भी एक आपने लकड़ी वगैरह स्टिक ली और इसको आपने कुछ रस्सी वगैरह से इस तरह से इसको बांध दिया। तो ये क्या हो गया, उनको एक तरह का औजार बन गया, एक तरह का टूल बन जाता था। और इसी का यूज़ करके वो क्या करते थे, आपका ये सब काम करते थे। अब ये जो आप यूज़ कर रहे हो वो मतलब जो हैंडल है वो लकड़ी का बना सकते हो, और आप किसी हड्डी वगैरह या बोन का भी बना सकते हो, है ना। टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। और उनका यूज़ करके वो कुछ स्पेयर्स मतलब भाले वगैरह, है ना, दूर से फेंक के किसी को मार देते थे वो। एरोस मतलब जो आप सभी जानते हो, जो तीर कमान वगैरह। और उसके अलावा वो सब हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। अदर टूल वर यूज टू चॉप फूड। और कुछ कुछ जो होते थे वो जो है चॉप मतलब कि काटने वगैरह के लिए, जो लकड़ी वगैरह होती थी उनको काटने के लिए यूज़ आते थे। और विच वर यूज एज फायरवुड। और वो सब यूज़ जो करते थे वो आग जलाने के लिए करते थे। और वुड वर ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। और जो लकड़ी होती थी उस समय वो भी बहुत यूज़फुल थी उनके लिए। किस किस कारण में यूज़ आती थी, तो वो जो है उनकी झोंपड़ी वगैरह बनाते थे, उनसे टूल बनाते थे।
तो ये सब आपको समझना है। यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस दी गई हैं, अब इमेजेस को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो है आपको देखने को मिलेगी, ये जो फर्स्ट इमेज है, तो स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, तो जो स्टोन के बने हुए टूल्स होते थे वो इन काम के लिए यूज़ आते थे। तो पहला आपको जो लेफ्ट में दिख रहा है ये वाली इमेज जो है, ये वाली, तो इसमें जो है आपको डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, तो ये क्या करने के लिए यूज़ आती थी। इस तरह के जो आपको पेने दिख रहे होंगे, तो इनसे हम क्या करते थे, आसपास जो भी हमारा प्लांट होता था उसको हम खोद लेते थे, वहाँ की ज़मीन वगैरह को, है ना, इस तरीके से खोद लिया। और फिर उसके अलावा जो हमारा बची हुई जड़ रहती थी उस प्लांट की, उसको हम उचका लेते थे, है ना, मतलब कि उसको उखाड़ लेते थे, तो वो फिर हमारे खाने में यूज आती थी। उसी तरीके से आपको इधर दिख रही होगी, तो इसमें हम क्या करते थे, तो आप देखने को मिलेगा ये राइट हैंड वाले में कि जो स्टिचिंग क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, स्टिचिंग मतलब कि सिलाई वगैरह करना, इनके लिए यूज भी आते थे। तो हम जो भी देखो एनिमल की ही जो हाइड निकालते थे, तो उनको फिर हम स्टिच करके हमारे पहनने ओढ़ने के लिए भी वो बनाते थे कुछ, तो उसके लिए भी ये यूज़ आती थी। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं चूसिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि वो किस तरह की जगह वगैरह को चूज़ करते थे अपने रहने के लिए। आपको बिल्कुल मज़ा तो आ रहा होगा, एकदम किस्से कहानी जैसे सुनो, कोई टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें बहुत ईजी है। तो लुक एट मैप 2, जो मैप आपको दिख रहा है ये 2, उसको देखना है हमें। और ऑल दी प्लेस मार्क विथ रेड, जो ट्रायंगल से मार्क हैं, आर साइड फोर फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी गई हैं कि जो आपको अभी जो रेड ट्रायंगल में दी गई हुई साइड मिलेंगी, वो सब अभी तक हमने क्या कर लिया, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनने फाउंड कर लिए हैं वो जगह पे, और उनको हंटर गैदर्स का जो भी वो रहते थे वो सब मिला है। तो देखते हैं भाई रेड ट्रायंगल में, जैसे कि अभी फर्स्ट यहाँ पे देखेगा तो भीम बैठिका, देखो रेड ट्रायंगल है, तो भीम बैठिका में जो हंटर गैदर थे उनका हमको रहने का कुछ ना कुछ हमें क्या मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। है ना, हुंसगी नाम की जगह है, वहाँ पे भी हमें उनका रहने के कुछ प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा आपका कुरनूल जो केव्स है, वहाँ पे भी इनके कुछ रहने के हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरीके से अब आप देखोगे तो हमें जो है क्या मिलते हैं, 3 तरह की हमें जगह मिलती हैं। पहली भीमबेटका, दूसरी है हुंसगी, और है कुरनूल केव्स। तो ये 3 जगह में हमें क्या मिल रहा है, जो हंटर गैदरर थे उनका रहने के कुछ साक्ष्य मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को। जो आपको ट्रायंगल वाला ये दिखता है रेड, उसको हम पैथोलॉजिक साइट्स बोलते हैं, है ना, पैथियोलिथिक, है ना, पैथियोलिथिक साइट बोलते हैं उसको हम, जहाँ पे हंटर गैदरर रहते थे। देखिए यहाँ पे तो हंटर गैदर लिव इन मैनी मोर प्लेसेस, और ओनली सम आर सोन ऑन द मैप, हमें मैप में देखेंगे। और मैनी साइड वर लोकेटेड नियर जो है सोर्सेस ऑफ वाटर सच एस रिवर एंड लेक, और जो है इनमें से कुछ जो आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ रिवर होंगी, कुछ लेक्स होंगी, वहाँ पे वो रहते थे। अब यहाँ पे आपको ये जो है अभी सब कुछ समझ आएगा। देखिए एकदम से अब दिमाग में मत लाइएगा कि अच्छा ये फिर ये ग्रीन वाले क्या है, ये जो आपका स्क्वायर है वो क्या है, सभी को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, मैप का सहारा लेके। अभी तो आपने इतना समझा कि हमें 3 जगह मिली हैं जहाँ पे हमारे कौन रहते थे। देखो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तो ऑल प्लेस मार्क विद जो है रेड ट्रायंगल से हुई हैं वो साइट्स हैं जहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट अभी तक फाउंड कर चुके हैं एविडेंस हंटर गैदरर्स का। और हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, इनके अलावा भी रहते हैं, है ना। ओनली सम आर सोन ऑन द मैप, लेकिन कुछ ही हमको मैप में देखने को मिल रही है। और मैनी साइड वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एस रिवर एंड लेक्स, तो बोल रहे हैं कुछ मतलब बहुत सारी जो साइट्स हैं जो कि लोकेटेड हैं जहाँ पे पानी होता है, मतलब पानी का स्रोत है, जैसे कि रिवर या फिर लेक के किनारे। तो इतना हमें यहाँ पे मिलता है, और आगे पढ़ेंगे तो और चीज़ें समझेंगे। ये कि और यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो भीमबेटका के बारे में, तो भीमबेटका आपको वैसे आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में ये जगह है। तो भीमबेटका इन प्रेजेंट डे पे मध्य प्रदेश में है, और दिस इज़ एन ओल्ड साइड विथ जो है केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हमें मिलते हैं वहाँ पे। और पीपल चोज दीज नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट एंड विंड। तो क्या होता था कि जो पहले के समय के जो हंटर गैदरर थे वो क्या करते थे कि कुछ अपने मतलब खुद नहीं बनाते थे ना, कुछ फोड़ के खोद के वो अपने लिए कुछ शेल्टर नहीं बनाते थे। वो क्या करते थे, बनी बनाई जो नेचर के द्वारा जो गुफाएं होती थी वहाँ पे वो अपना शेल्टर ले लेते थे। उससे वो क्या था, जो भी हमारी बरसात थी, गर्मी थी, धूप थी, इन सभी से वो बच जाते थे, है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और जो भीमबेटका में जो हमें मिलता है, तो दीस रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली आपको मिलेंगे। और कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हेयर, तो वही मैंने आपको बताया है, वही रीज़न है।
अब देखिए यहाँ पे ये जो है रॉक पेंटिंग, यहाँ से हम पढ़ते हैं तो एस स्टोन टूल्स आर जो है वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन बार इजली अवेलेबल। तो बोला ये जा रहा है कि जो हमारे हंटर गैदरर थे उन जगहों पे भी रहना पसंद करते थे जहाँ पे क्या होता था, उनको जो गुड क्वालिटी के जो हमारे स्टोन थे वो मिलना आसान हो, क्योंकि वो स्टोन से ही अपना सब कुछ बना रहे हैं ना, स्टोन जो स्टोन टूल्स का यूज़ करके अपना सब बना रहे हैं। इसलिए उनका मतलब ये इच्छा होती थी पहले हंटर गैदरर की कि वो गुड क्वालिटी के जहाँ से उन्हें स्टोन मिलते हैं वहाँ पे वो रहें। ये आपको समझना होगा। एक और यहाँ पे देखते हैं रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, ये देख लेते हैं। तो ये जो पेंटिंग है फ्रॉम द रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग आपको कर रहा है। तो देखो इस पेंटिंग को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, तो बिल्कुल ईजिली वे में आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ जो है एक ये हंटर गैदरर्स हैं और वो जो है किसी शिकार को करने के लिए उस शिकारी मतलब शिकार के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि ये आपका कुछ हिरन वगैरह हो सकता है और उसका शिकार करने के लिए ये जो है कुछ हमारे जो पहले के हंटर गैदरर हैं वो उसका पीछा कर रहे होंगे, ये हमें समझ आता है। तो ये यहाँ पे बता रहा है। तो मैनी ऑफ दीज केव इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड, मतलब कि हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, जैसे उनमें से भीम बेटिका एक है कि जहाँ पे पहले हंटर गैदरर रहते थे और उनमें हमें ऐसी कुछ पेंटिंग्स मिलती है जैसे ये आपको दिख रही है ना इस तरीके की। और सम ऑफ बेस्ट एग्जांपल आर फ्रॉम द मध्य प्रदेश एंड द साउथ एंड उत्तर प्रदेश, मतलब उनमें से आपका जो मिलता है जो साक्ष्य से मिलते हैं उनमें से मध्य प्रदेश एक है और आपका उत्तर प्रदेश का साउथ वाला हिस्सा है। और दीज पेंटिंग सो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, और आपको वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे जो पेंटिंग्स मिलती है वो बहुत ही आपको जो है आकर्षक ढंग में मिलेंगी, मतलब बहुत ही सही तरीके से वो लिखी हुई होंगी, है ना, बनी हुई होंगी और वाइल्ड एनिमल्स की बनी हुई होंगी, इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। और ये जो पिक आपको दिख रही है ये आपकी भीम बेटिका है, उसके अंदर आप जब जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत डिफरेंट टाइप की आपको पेंटिंग्स वहाँ पे मिलेंगी। तो ये देखिए क्या लिखा है, साइट्स जो हैं, है ना। अब जब आप बोलते हो ये वर्ड, हाँ मैं भी एक्सप्लेन आपको करने वाला था कि जब हम बोलते हैं साइट्स तो साइट्स का मतलब क्या होता है। तो साइट्स का मतलब होता है कि वो प्लेसेस जहाँ पे जो रिमेन्स ऑफ थिंग्स हैं जैसे कि टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग ETC आर फाउंड या वर फाउंड, मतलब जहाँ पे ये सब चीज़ें हमें मिलती थी, जैसे टूल्स मिलता हो, कुछ घड़े मिलते हों, जो बिल्डिंग मिलती हों, तो उनको हम साइट करके बोलते हैं, है ना, साइट्स। और दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल, और ये जो सब चीज़ें हैं टूल्स पोर्ट ये सब चीज़ें, तो ये जो है किसके द्वारा छोड़ी गई हैं, उन सभी पीपल के द्वारा छोड़ी गई हैं, है ना। और दीज में भी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये जो है आपकी सरफेस पे मिल सकती हैं किसी भी एक अर्थ की, इसकी बरीड हो सकती है अंदर, मतलब देखो या तो ये सरफेस में मिल जाती हैं ऐसी पड़ी हुई मिल जाएंगी जो टूल्स वगैरह हैं, या फिर अर्थ के नीचे दबी हुई मिलती हैं, या फिर समटाइम इवन अंडर वाटर, ये कभी कभी पानी में भी मिलते हैं, मतलब जैसे टूल्स हैं, पोर्ट्स हैं, बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें। और यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट इन लेटर चैप्टर, तो हम साइट्स के और भी बहुत सारी साइट्स देखेंगे और बहुत सारा जो हम चीज़ें सीखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। आगे बढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो बोल रहे हैं फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, अब यहाँ से हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आग की खोज की होगी जो हमारे हंटर गैदरर्स हैं उनने। तो देखते हैं भाई साहब कैसे की होगी। तो बोल रहा है कि यहाँ से फाइंड द कुरनूल केव ऑन मैप 2, तो ये देखो ये जो चीज़ें हैं वो आप खुद भी कर सकते हो बैठ के आराम से। कुरनूल केव्स को आपको मैप 2 पे फाइंड करना है, ये सब मैं आपको कराऊंगा, आपका समय वैसे ही चला जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अब भी हमने मैप देखा, उस मैप को देखिए और वहाँ पे जहाँ पे कुरनूल लिखा हुआ है, कुरनूल केव, वहाँ पे आप टिक लगा दीजिए, बस ये फाइंड हो गया और कुछ नहीं है। तो बोल रहा है कि द ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर, मतलब कि देखो जो कुरनूल जंगह है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बहुत। जो कुरनूल जंगह है, आप जब मैप को देखिएगा अपने तो वहाँ पे जो कुरनूल केव आपको नाम मिलेगा, तो वहाँ कुरनूल केव में हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, ट्रेसेस मिले हैं, मतलब कि साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। किसके मिले हैं भाई साहब, एस मतलब होती राख, तो राख के साक्ष्य हमें मिले हैं। और वो जो राख है वो ऐसी नहीं है कि अभी किसी ने जला गया होगा, हाँ, वो जो राख आपको मिली है, मतलब जो वहाँ पे कुरनूल जगह पे कुरनूल कैम्प में, वो बहुत पुरानी राख है, उसको उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने टेस्ट करके देखा, वो बहुत पुरानी है, लगभग आपका वही 2200 से ये आपका जो है 4000-5000 साल पुरानी। तो इतनी पुरानी वहाँ पे राख जो है वो हमें उसके ट्रेसेस मिले हैं। और दिस सजेस्ट दैट, और ये जो चीज़ है वो हमें ये सजेस्ट कर रही है कि पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, मतलब कि उस समय के जो हम हंटर गैदरर जिन्हें बोल रहे हैं उन्होंने आग से भी परिचय पा लिया होगा, है ना।
फायर को हिंदी में आग बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। अब जो आग है वो भी कई तरीके से यूज़ होती है और ये बिल्कुल आसान भी है। तो उसको हम एज सोर्स ऑफ लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि रात में हम उसको उजाला प्रकाश जो होता है उसकी तरह यूज़ करते हैं कुछ देखने के लिए। उससे हम जो है आग से जो है कुछ पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और उसका यूज़ करके हम जो हमारा जो भी जानवर है उनको डराने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको भगाने के लिए। और आगे बोल रहा है कि वाई डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, और आज हम किस लिए आग का यूज़ करते हैं, तो वो ये सब कारण है भाई साहब, उसका यूज़ करते हैं हम, है ना। और बहुत सारे यूज़ हैं, तो उनको आपको दिमाग लगा के सोचना है कि हम और कौन कौन से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो नेम्स एंड डेट्स करके यहाँ पे ये टॉपिक है, इसको भी पढ़ लिया जाए। तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। तो बोल रहे हैं जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने कुछ लंबा सा नाम दिया है जो टाइम जो हम स्टडी कर रहे हैं, और दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड्स द पैथियोलिथिक, है ना, पैलियोथिक्स। तो इन्होंने जो पुराना समय था हमारा, है ना, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिस पुराने समय की हम बात कर रहे हैं और जो अर्लीस्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, उसका जो आर्कोलॉजिस्ट ने नाम दिया, उसका नाम दिया इन्होंने पैलियोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक एज या पैलियोलिथिक करके इन्होंने नाम दिया। और जो नाम आया है दिस कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, है ना, ये जो नाम आया आपका पैलियोलिथिक, ये आया है पहला तो भाई साहब पैलियो जो कि ग्रीक वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है आपका ओल्ड, है ना, ओल्ड होता है। एंड जो लिथोस नाम आया यहाँ से, लिथिक जिसका लिखा है, तो उसका मतलब होता स्टोन। तो इससे हम क्या समझते हैं पैलियोलिथिक से, तो पैलियोलिथिक से हम ये समझते हैं कि जो पुराने पत्थर है ना, या फिर पुराने पत्थरों का युग, तो उसे हम बोलेंगे पैलियोलिथिक। और द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल। और ये नाम हमने दिया है, या जो आर्कोलॉजिस्ट ने इसका नाम दिया पैलियोलिथिक, तो उस कारण से दिया क्योंकि हम वहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो समय था वो स्टोन जो समय था, मतलब कि वो स्टोन का समय था, मतलब कि पत्थर का यूज़ वहाँ पे ज़्यादा होता था। और उस पत्थर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, जो पत्थर से बने हुए टूल्स की इम्पोर्टेंस बताने के लिए, हमने जो समय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें गैथर हंटर रहते थे, उसका नाम हमने क्या रख दिया है, पैलियोलिथिक नाम रख दिया है। क्लियर हो रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब जो पैलियोलिथिक पीरियड है आपका एक्सटेंड फ्रॉम जो 2 मिलियन ईयर एगो टू अबाउट 1200 ईयर एगो। ये क्या चीज़ हुई भाई साहब कि भाई साहब 2 मिलियन ईयर एगो से 1200 ईयर एगो, तो ये चीज़ ये है कि जैसे अभी हम प्रेजेंटली क्या बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला है कि हम जो प्रेजेंट में ले रहे हैं वो 2000 को ले रहे हैं, है ना, 2000 को ले रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 2000 को ले रहे हैं। तो जो 2000 आपका भी चल रहा है ना, वैसे तो अभी देखो ये तो बर्थ ऑफ वो है ना, वो तो आपका अलग ही टॉपिक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम से आपका 1200 ईयर पहले का समय लो, है ना, ये देखिए 1200 हमने ईयर पहले का समय ले लिया, ये है ना, ये समय। और हमारा और हम लें कितना आपका जो है 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब क्या होता है 20 लाख साल, है ना। तो ये हमारा 20 लाख साल हो गया। तो इसका जो बीच का समय है, जहाँ से हम 1200 लाख से जो है आपका जो 1200 लाख और इस बीच का जो है 1200 ईयर वाला, तो जो 20 लाख से 1200 का जो बीच का समय है हमारा, उसे हम बोलेंगे पैलियोलिथिक पीरियड। क्या बोलेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड। क्लियर है। जो हमारा 20 लाख से पूर्व का और हमारा 1200 का जो बीच का समय है, उसे हम बोल रहे हैं पैलियोलिथिक। क्लियर होना चाहिए भाई साहब, मेरी क्लास में क्लियरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंस होती है मुझे, और जब तक आपका क्लियर नहीं होगा मैं रुकने वाला नहीं हूँ, है ना। मुझे मन में लगता है कि आपको शायद थोड़ा सा ना हुआ हो क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। अब इस लंबे से समय को जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 20 लाख साल पहले का, है ना, मतलब कि 20 लाख पहले से लेके आपका जो है 1200 ईयर एगो का जो हम समय ले रहे हैं बीच का, वो जो समय है उसको हमने 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। कैसे, उसको हमने एक लोअर नाम दे दिया कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ये हमने उसको 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और जो लंबी सी ये टर्म है, दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और इसी में जो है आपका जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोअर मिडल और अपर जो पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं, ये जो लॉन्ग आपका समय है जिसमें हम जो इंसानों ने समय गुजारा है, वो जो समय आपका 99% आपकी मानव की हिस्ट्री है उसमें। मतलब कि ये जो हम बात करेंगे ह्यूमन हिस्ट्री की, तो जो 99% बोलें कि जो मानव रहा है अपना सबसे ज़्यादा,
तो वो कहाँ पे रहा है, वो अपना लोअर या फिर जो मिडल और अपर पैलियोलिथिक एज है उसमें रहा है ना, कि जिसमें हम बात कर रहे हैं ना 20 लाख ईयर पहले का जो बीच का आपका 1200, क्लियरिटी होनी चाहिए। आगे देखिए, द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, है ना, जिस पीरियड में, जिस समय में हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस मिलने लगे, बिगिनिंग अबाउट 1200 ईयर एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो। अब वही चीज़ है, कैसे समझेंगे इसको, देखिए फिर से मैं बताता हूँ। तो जो ये आपका मान के चलिएगा, है ना, मैं बहुत ही क्लियरिटी से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। तो ये जो है 1200 ईयर हो गए हैं आपके, 12,000 आ गया, माफ़ कीजिएगा, अच्छा 12,000 था, माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे शायद गलती कर दी। हाँ, तो ये जो था 1200 नहीं था, माफ़ कीजिएगा, मैंने इसको जो है 1200 पढ़ लिया था, ये 12,000 है। तो आज के जो प्रेजेंट टाइम से जो 12,000 साल पहले का और जो है 20 लाख का जो समय का उसका बीच का मैंने बताना चाह रहा था आपको ना, इसको मैंने 1200 पढ़ दिया था, तो माफ़ कीजिएगा। तो ये 12,000 है, मतलब कि आज के प्रेजेंट टाइम, मतलब कि आप यहाँ हो तो जो मतलब आज हमारा ये समय है, तो आज से भी आप कितना चले जाओ 12,000, मतलब कि आप 10,000 पीछे चले जाओ, है ना, ये हम 10,000 पीछे चले गए, तो 10,000 से आपको कितना और जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपका 12,000। तो ये जो बीच का समय है ना, 12,000 से लेके 10,000 का जो समय है, 12,000 से 10,000 का जो हम बीच का समय बोल रहे हैं, ये वाला जो समय है, उसको हमने जो नाम दिया है, वो नाम हमने दे दिया है मीसोलिथिक, या फिर बोल सकते हैं मिडल स्टोन। क्लियर हो रहा है? तो उस वाले समय को हमने नाम दे दिया है कि आपका मीसोलिथिक, है ना। और आगे देखिए, स्टोन जो है आपका टूल फाइंड डूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, और इस समय के जो स्टोन होते थे वो कैसे होते थे, जिसमें हम मीसोलिथिक की बात कर रहे हैं, वो जो होते थे कैसे होते थे, टाइनी होते थे, टाइनी का मतलब छोटे छोटे होते थे, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक, और उन्हीं की वजह से हम उसको माइक्रोलिथ्स बोलते थे, है ना, क्योंकि वो छोटे होते थे। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटे, लिथ का मतलब पत्थर, तो छोटे पत्थर के कारण उसको हमने नाम दे दिया माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ वर प्रोबेबली stuck on two handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles। तो क्या था कि उस समय के जो हमारे माइक्रोलिथ्स होते थे, वर प्रोबेबली मतलब कि ये हम आशा कर सकते हैं कि जो स्टक ऑन टू दी हैंडल, उनको हम क्या करते थे, हैंडल या फिर जो बोन का बना हुआ होता था या फिर वुड का बना, उसमें हम उसको स्टक कर देते थे। इसका क्या मतलब है, देखिए ज़रा। तो ये हमने मान के चलिए एक लकड़ी ले ली है ना, ये वुड ले ली, ये हमने कुछ वुड ले ली, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम इसमें कील की तरह गाड़ देते थे ना, इस तरीके से ये गाड़ दिए है ना, ये इस तरीके से। तो वो जो हम करते थे, तो उससे क्या होते थे कि वो एक आरी की तरह पर काम आने लगते थे, है ना। आरी जो आपने देखी होगी, जिसमें कि एक इस तरीके से आपने अभी आरी देखी होगी, वो इस तरीके से होती है, और उससे हम किसी भी धातु को काटने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो उसका यूज़ करने लगे हम उन माइक्रोलिथ को किसी भी हड्डी में या फिर लकड़ी में स्टक करके उनको हमने आरी के रूप में शक्ल दे दी। और एट द सेम टाइम, और उसी समय पे ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज़, और उसी समय में जो हमारे पुराने, हमने जो बात करी है कि मतलब वो स्टोन की टूल की, वो भी चलते थे, है ना। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये आ गया तो हम उसका यूज़ नहीं करते, नहीं, उसी समय पे उनका भी यूज़ होता था, ये बोल रहा है लाइन। और द नेक्स्ट स्टेज जो आती है फ्रॉम द 10,000 ईयर एगो से लेके इज़ नोन एज अ न्यूलिथिक, है ना, जो आती है। व्हाट डू यू थिंक द टर्म न्यूलिथिक, इसका क्या मीन है भाई साहब। तो जो न्यूलिथिक होती है ना, वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द सम प्लेसेस, यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेस इन द लेटर चैप्टर, और वेरी ऑफन वी यूज प्रेजेंट डे नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन पास्ट, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल्ड देम, है ना। तो ये आपका अलग ही टॉपिक है। तो बोल रहा है कि द नेक्स्ट ईयर स्टेज आती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी आज के जो समय है उससे हम थोड़ा 10,000 साल पहले के समय पे जाएं। तो जो आपका समय मिलेगा आपको, है ना, तो वो जो मिलेगा आपको, कैसा मिलेगा आपको, वो न्यूलिथिक का मिलेगा। अब इन्होंने हमसे ये पूछा ये इधर क्वेश्चन में कि न्यूलिथिक से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय न्यूलिथिक। तो देखते हैं क्या समझते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूलिथिक आया है उसका मीन है कि यहाँ पे जो हम जो यूज करने लगे थे जो स्टोन वगैरह को, उनको फाइन करने लगे थे, उनको थोड़ा सा पेना नुकीला बनाने लगे थे, उनको और ही तरीके से हमने डेवलप कर लिया था, है ना। तो ये हमारी वहाँ पे एज आ गई थी। अब यहाँ पे आपको इतना बताया गया, उसके अलावा ये जो पोर्शन है उसमें ये बोला गया कि और जो भी नई नई टर्म्स आती जाएंगी वो फिर आगे आप चैप्टर्स में समझते जाओगे। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं द चेंजिंग इन्वायरमेंट्स।
चलिए यहाँ पे ये नया टॉपिक देखते हैं जिसका कि नाम है आ चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के चेंज होने से किस तरह से जो हमारे हंटर गैदरर्स थे उनमें चेंज आया, उनके जो है रहने में चेंज आया, वो अब हम समझ लेते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट। तो जब हम बात करते हैं तो 12,000 साल पहले हम देखें तो हमें क्या मिलता है, जो क्लाइमेट है उसमें चेंज होने में मिलता है विथ आ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। और यहाँ पे इसका मतलब है कि जो हमें चेंज मिलता है क्लाइमेट में, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें वार्म कंडीशंस में चेंज आया है ना। आगे देखते हैं, बोला जा रहा है कि इन मैनी एरियाज में कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे क्या हुआ कि दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। और उन एरिया में क्या हुआ, ग्रासलैंड बनना शुरू हुआ। ग्रासलैंड मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो घास वगैरह रहती हैं वो उगने लगती हैं। तो ऐसे वहाँ पे हमें कुछ एरियाज मिले जहाँ पे घास वगैरह उगने लगी। और दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर्स, एंटेलोप, गोट, सीप एंड केटल। ये सारे जो हैं आपके जानवर वहाँ पे आने लगे। अब यदि आप नहीं जानते हो उनका मीन क्या क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है देखिए, तो डियर जो होता है उसको हम हिरन वगैरह बोलते हैं। आप देखते होंगे हिरन, आपने कभी जो है टीवी पे देखा होगा या फिर फेस टू फेस भी देख लिया होगा। उसके अलावा एंटेलोप भी एक ही प्रकार का हिरन जैसा दिखने वाला जानवर होता है जो कि ग्रास को खाता है, उसको खा के जिंदा रहता है। गोट आप सभी जानते हो, बकरियां, सीप भेड़ जो होती हैं, और केटल मतलब इसमें जाती हैं आपकी जो गाय है, भैंस है, ये सब कुछ। तो ये सभी क्या है, ये घास को खाने वाले जानवर हैं। और इसीलिए क्या हुए, ये भी इनकी जो संख्या है वो भी बढ़ने लगी। आगे बढ़ते हैं। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season। तो क्या हुआ कि जो लोग, जो शिकारी जो थे, वो इनको क्या करने लगे, इनका पीछा करने लगे। क्योंकि इनका जो है वो ये देखना चाह रहे थे कि इनकी किस तरह की फूड हैबिट रहती है और किस तरह से इनमें प्रजनन वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें ये समझने लगे उस समय के जो हंटेड गैदरर है वो। फिर क्या हुआ देखिए, तो इट लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने देखा कि ये सब एनिमल्स जो हैं वो ग्रास को खाते हैं और इस तरह से इनका प्रजनन वगैरह होता है, तो ये सारी चीज़ों से इन्होंने ये सोचना शुरू किया कि क्यों ना इनको पाला जाए। तो इन्होंने क्या किया, जो उस समय के जो लोग थे है ना, उन्होंने इनका क्या कर लिया, पालन पोषण शुरू कर दिया। और अभी आपको देखने को मिलता है, तो हम अभी भी क्या करते हैं, आप गाँव में देखोगे तो जानवरों का भी पालन पोषण करते हैं, गाय भैंस वगैरह रखते हैं और उनसे दूध वगैरह को हम निकालते हैं। तो ये सब कुछ होने लगा। और उसके अलावा जो फिशिंग थी, मतलब कि जो मछली पालन है या मछली को पकड़ना है, वो भी इम्पोर्टेंट बन गया और वो भी आगे बढ़ गया। आगे के टॉपिक को देखते हैं जो कि है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। किस तरह से अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो हमारी खेती किसानी है वो शुरू हुई और किस तरह से पशुपालन जो था वो आगे बढ़ा। तो दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley and rice grow naturally in different part of the subcontinents। तो बोला ये जा रहा है कि यही वो समय था जब बहुत सारे जो ग्रेन्स थे, ग्रेन्स मतलब होते हैं जिसमें अनाज रहते हैं ना, बीज वगैरह, तो वो सभी क्या हुए हमारे, हमको पहचान में आए, वो जो है उगना शुरू हुए हैं ना। उनमें से जैसे कि व्हीट जो है मतलब गेहूँ है ना, उसी तरह से एक बार्ले होता है, राइस मतलब चावल, ये सभी प्राकृतिक जो है ये उगना शुरू हो गए कुछ कुछ जो सब कॉन्टिनेंट है उनमें। सब कॉन्टिनेंट मतलब कि कॉन्टिनेंट जो होता है उसके कुछ कुछ इलाकों को हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। मैन और वुमेन और जो चिल्ड्रन थे प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज फूड। और जो भी लोग थे वहाँ के रहने वाले, इन्होंने ये सभी बीजों को जो निकलते थे, जैसे कि भाई चावल हुआ, गेहूँ हुआ, तो इनको इन्होंने क्या किया, भोजन के रूप में लेना शुरू कर दिया। एर लर्न वेयर दे ग्रो। और इन्होंने ये भी सीख लिया कि कहाँ कहाँ पे ये सब चीज़ें उगती हैं और किन किन सीजनों पे ये पकती हैं ना, रिप्ड होती हैं, रेप्ड। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। और फिर जब इन्होंने ये समझा और ये सोचने लगे, तो इन्होंने फिर ये किया कि उनको अपने से ही ये ग्रो करने लगे। पहले तो नेचर द्वारा ये ग्रो हो जाते थे कहीं भी, फिर इन्होंने जब उनका पैटर्न समझ लिया कि ये भाई इस सीजन में ये फसल आती है, इस सीजन में ये फसल आती है, तो उन्होंने फिर अपने द्वारा इनको ग्रो करना शुरू कर दिया। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। और इस तरीके से जो लोग थे वहाँ पे रहने वाले हुए वो फार्मर्स बन गए। फार्मर मतलब होते हैं आपके किसान। मैं लिख देता हूँ, आप जो हैं यदि क्लास 6 के स्टूडेंट हैं
तो आपको इनका मीन नहीं पता होगा, मैंने लिख दिया। फार्मर मतलब होता है किसान। आगे बढ़ते हैं और आगे समझ लेते हैं। पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स वाई लीविंग फूड फॉर देम नियर दियर शेल्टर्स। फिर क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया एनिमल्स को, और वो किस तरह से कि वो उनके लिए कुछ जो है भोजन छोड़ देते थे, और जिससे कि वो क्या होते थे, उसको देखते हुए या सूंघते हुए एनिमल्स उनके पास आ जाते थे। आगे देखिए, द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। और जो सबसे पहला जो यहाँ पे जानवर को पाला गया था या फिर जिसको टेम्ड किया था, वो था आपका कौन? तो वो जो था वो आपका एक डॉग था ना, कि मतलब कि उसको क्या किया इन्होंने, कुछ खाना पीना दे के उसको जो है क्या कर लिया, अपने बस में काबू में कर लिया। तो जो टेम्ड का जो मीन होता है वो होता है बस में करना। तो उसको जो है खिला के पिला के जैसे भी करेगा उसको, जो कुत्ते को जो था, डॉग को जो था, इन लोगों ने जो हंटर गैदर थे, जो फार्मर थे, उन्होंने अपने उसमें काबू में कर लिया और उससे फिर अपने कुछ काम भी कराने लगे। आप समझते आगे। लेटर पीपल इंकरेज्ड एनिमल्स दैट वर relatively gentle to come near the camps where they lived। और वो कुछ ऐसे एनिमल्स को भी पालने लगे जो कि उनके जो है जहाँ पे वो जो लोग रहते थे वहाँ पे उन पे खुद आ जाते थे। तो उस तरह से इनका जो है पशुपालन भी शुरू हुआ। आगे देखिए, दीज एनिमल्स सच एस, उनमें से जो एनिमल्स थे उसमें से भाई वो जो था सीप थी, बकरी जो से हम गोड बोलते हैं, केटल हुई है ना, गाय भैंस वगैरह, ये सब। एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन दी हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। और इनमें से जो थे आपके सभी ग्रास को खाते थे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कि सबसे पहले जो हमारे एंसेस्टर थे या जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे हंटर गैदरर्स थे, उन्होंने क्या है, किस जानवर को सबसे पहले पाला। तो यहाँ पे हम कन्फ्यूज़न ये समझ लेते हैं कि उन्होंने जो है सीप, केटल, ये सभी को या गाय भैंसों इनको पालना शुरू किया। नहीं, सबसे पहले जो उन्होंने पालना शुरू किया था या जिसको अपने साथ रखना शुरू किया था वो थे डॉग। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना। तो सबसे पहले उन्होंने डॉग को अपने साथ रखना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कुछ जो है सीप ये सब पे आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका। आगे बढ़ते हैं। ओफन बोल रहे हैं अक्सर पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स। और जो लोग थे उस समय के, वो इन जानवरों को दूसरे जानवरों से बचाते थे, उनसे कुछ भी अटैक्ड होने से बचाते थे। और दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर। और इस तरीके से वो जो थे आपका पशुपालक बन गए थे। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। क्या यहाँ पे आप सोच सकते हो कि क्या कारण रहा होगा कि जो उस समय के लोग थे उन्होंने कुत्ते को, जो डॉग था, उसको सबसे पहले अपने साथ रखना शुरू किया, उसको अपना बस में किया। इसका आपको आंसर थोड़ा सा खुद देना है, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी का ये जो एम रहता है वो ये रहता है कि क्वेश्चन करके आपसे ही उसका आंसर निकलवा, जिससे कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो भी बढ़े। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी बुक में इस तरह से दिया है इन्होंने बॉक्स में करके, जिसका नाम है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब कि पशुपालन से ही संबंधित है, इसको समझ लेते हैं। तो डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। क्या होता है, व्हाट इज मीन बाई भाई साहब जो है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन इन्होंने बोला कि जो नाम आया वो वहाँ से आया जहाँ पे जो लोग हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं एंड लुक आफ्टर करते हैं एनिमल्स का। मतलब कि जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, प्लांट को जो है ये ग्रो करते हैं और जो है एनिमल्स की वहाँ पे देखभाल करते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसी चीज़ को बोला जाता है डोमेस्टिकेशन। आगे बोल रहे हैं वेरी ओपन, मतलब बहुत ही ये आमतौर से बात कहते हैं हम कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं दैट आर अटेंडेड बाई पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या बोला जा रहा है कि ये अक्सर ये देखने को मिलता है हमें कि जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, दैट आर टेंडेड बाई पीपल्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो प्लांट्स को, जिस एनिमल्स को हम क्या कर लेते थे उस समय के जो लोग टेंडेड कर लेते, उनको एक जो है ले लेते थे, समझ लेते थे, उनका यूज़ करने लगते थे, तो वो जो थे आपके वाइल्ड, उनकी श्रेणी में उनको नहीं रखा जाता था। फिर उनको हम वाइल्ड से हटा के, मतलब जंगली से हटा के उसको डोमेस्टिकेट बोलने लगते थे। कैसे डोमेस्टिकेट बोलने लगते थे
जैसे कि अब हम बात करते हैं कि गाय है, जैसे अब गाय को हम डोमेस्टिकेट एनिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको जो है इंसान रखता है, लेकिन वहीं पे जो है उसको जानवर में रहने दें या फिर वो जानवर में ही रहेगी तो उसको क्या कर लेंगे हम वाइल्ड एनिमल की श्रेणी में रख लेंगे। तो मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो लोग रखते हैं, जो जिसकी खेती जो है लोग करते हैं उसको तो हम डोमेस्टिकेट बोलते हैं, लेकिन जो इंसान नहीं करता है, फिर जो इंसान के जो है रोजीना में वो एनिमल्स नहीं होते हैं, जो प्लांट्स नहीं होते, उनको हम वाइल्ड बोलते हैं ना, जो जंगलों में ये इस तरह से पाए जाते हैं। दिस इज बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, और इसी के चलते जो लोग हैं वो क्या करते हैं पौधों को और एनिमल्स को अपने डोमेस्टिकेशन में शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीजेज। बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो लोग रहते थे उस समय में और आज के समय में भी उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करते हैं या उन्हीं को जो है अपने पास रखते हैं जो कि किसी भी तरह के क्या होते हैं आपके डिसीज से ग्रसित नहीं होते। मतलब कि यदि उनको खा लें या उनको रखने से हमारे लिए कोई भी कष्ट ना हो, किसी भी तरह की उससे कोई बीमारी वगैरह ना हो, तो इस तरह के हम एनिमल्स और प्लांट को रखना पसंद करते हैं। दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट ईल्ड लार्ज साइज ग्रेन, और हम उस तरह के प्लांट को भी रखना पसंद करते हैं जिससे कि हमें जो है लार्ज साइज का क्या मिले, ग्रेन मिले। ग्रेन मतलब बीज जो है वो हमें थोड़ा बड़ा मिले। एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टाल्क, और उनका जो भूसा हो, जो उसकी जो स्टेम होता है ना प्लांट में जो छोटा सा, वो जो हो वो बहुत ही मजबूत हो, है ना। केपेबल हो बियरिंग द वेट ऑफ द राइव ग्रेन, और उनमें इतनी ताकत तो हो कि वो कम से कम जब वो पक जाए उनका बीज, उसको ही क्या कर ले, वो बेयर कर ले, उसको सहन कर ले। आगे बोल रहे हैं जो सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड विल हैव द सेम क्वालिटीज़। और उन बीजों को इस तरह से रखा जाता था उस समय में भी और आज भी रखा जाता है कि वो जो बीज हो वो ऐसा कुछ भी ना हो उसमें कि जो उससे वो प्लांट निकले उसकी जो क्वालिटी हो वो ख़राब हो, है ना। क्वालिटी उसकी सेम होनी चाहिए, जिस प्लांट से वो लिया गया है उसी प्लांट को वो क्या करे, ग्रो करे इस तरह से। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding, और जो भी हमारे क्या होते थे, पशु जो होते थे, एनिमल्स जो होते थे, वो जेंटल होते थे, उनको प्रजनन के लिए रखा जाता था। और ऐसा रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे आपके, वो जो है वाइल्ड एनिमल्स की श्रेणी से हटते गए और जो है प्लांट्स भी इसी श्रेणी में आते गए। फॉर एग्जांपल के लिए द टीथ जो हैं आपके एंड हॉर्स, मतलब कुछ जो है हमसे बोले गए हैं जो है दांत और कुछ सींग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के आर यूजली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो आप ऐसा देखोगे कि जो दांत या जो सींग है वो किसी एक जानवर को जो डोमेस्टिकेटेड है उसकी तुलना में छोटे होंगे, और जो है क्या होंगे, उससे छोटे होंगे देन किसके, जो वाइल्ड एनिमल है। तो वाइल्ड एनिमल के आपको लार्जर मिलेंगे, है ना। ये हमें अंतर मिलता है। उसी में एक आपको ये पिक्चर भी दी गई है, बोल रहे हैं लुक एट दिस टू सेट ऑफ टीथ, आपको बोल रहा है विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड जो है पिग एंड विच टू डोमेस्टिकेटेड वन। तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जो लार्जर वाला है वो वाइल्ड पिग का होगा और जो स्मॉल वाला है वो हमारा जो है डोमेस्टिकेटेड पिग का होगा। आगे देखते हैं और जरा। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। ग्रेजुअल मतलब कि धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है। दैट लुक्ड प्लेस टूक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, और ये जो है पूरे संसार में हम देखें तो बहुत जगह यूज में लाई जाती है। और इट बिगेन जो है अबाउट 12,000 ईयर एगो, और इसकी जो शुरुआत हुई है डोमेस्टिकेशन की वो 12,000 साल पहले हुई है। Virtually all the plants and animal produce that we use as food today is a result of domestication। और आज जिन प्लांट जो पौधे हैं और जो भी एनिमल्स हैं उनका हम जो प्रोड्यूस करते हैं उनके द्वारा भोजन, वो जो है वो डोमेस्टिकेशन का ही क्या है हमारा, उसका ही रिजल्ट है। मतलब कि जो आज भोजन के रूप में हम खा रहे हैं वो क्या है, डोमेस्टिकेशन से आता है। आप जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोलें तो मिल्क जो है वो किसके कारण से आ पाता है हमारे पास, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। या हम बोल सकते हैं कि आप जो है किसी भी तरह की सब्जी वगैरह खाते हो तो वो किस कारण आ पाता है कि हम जो है क्या करते हैं, कुछ अपने प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, है ना। तो इन सभी के कारण, डोमेस्टिकेशन के कारण हम बोल सकते हैं हमारे लिए फूड है। आगे हम देखने को मिलेगा कि सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले।
और यहाँ पे सबसे बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अर्लीस्ट प्लांट जो हैं जिसको कि हम बोल सकते हैं कि आपके डोमेस्टिकेशन में लाया गया था, उसमें जो आता है वो व्हीट और बारले आता है ना। बारले मतलब आपका बाजरा और व्हीट जो होता है गेहूँ होता है। तो इनको सबसे पहले आपका यूज़ में लाया गया था डोमेस्टिकेटेड रूप में, है ना। उसी में जो अर्लीस्ट एनिमल की बात करें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, तो वो जो थे आपके वो सीप मतलब भेड़ें और जो है आपकी बकरियां लाई गई थी। अब यहाँ से एक और नया टॉपिक है उसको भी पढ़ते हैं और इस चैप्टर को इसी वीडियो में हम खत्म करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या है आपका ए न्यू वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ से एक नया जीवन की शुरुआत को हम देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, हंटेड गैदरर करके हम पढ़ रहे थे कि जिसमें उनका ना तो कोई भाई हैबिटेशन हो रहा था, ना मतलब कि वो सही से रहवास था उनका, और ना ही उनका कोई ऐसा था कि वो कुछ अच्छे से खा पाएँ बना पाएँ। तो ये सब पुरानी जो हमने देख लिए हैं। अब थोड़ा सा हम क्या है आगे बढ़ के देख रहे हैं और जिसमें कि हम समझेंगे कि एक नया जो है जीने का तरीका हमें यहाँ से नज़र आएगा। अब देखिए किस तरीके से, तो बोल रहा है कि इफ़ यू प्लांट अ सीड, यदि आप क्या करते हो एक सीड को, एक बीज को प्लांट करते हो, उसको ज़मीन में उसको क्या करते हो आप बोते हो, तो यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। और वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो कुछ समय लेगा ग्रो करने के लिए। बहुत ही सही है। दिस में बी फॉर सेवरल डे, वो शायद हो सकता है कुछ दिन ले, है ना, और कुछ हफ्ते भी ले सकता है, कोई मतलब कि वीक ले सकता है 7 दिन, या कुछ महीने लेगा, या कुछ सम ईयर्स भी ले सकता है किसी किसी केस में। व्हेन पीपल बिगैन ग्रोइंग प्लांट्स, जब जो हैं लोगों ने ग्रो करना शुरू किया प्लांट्स को, इट मीन्ट दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब कोई भी इंसान किसी प्लांट को ग्रो कर रहा है और उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। क्योंकि हम जब प्लांट को ग्रो करेंगे तो ऐसा तो है नहीं है कि किसी को हमने मतलब प्लांट को ग्रो किया और छोड़ छाड़ के वहाँ से आ गए हम, क्योंकि ऐसा यदि हम करेंगे तो वहाँ पे वो सही से ग्रो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें जो है टाइम टू टाइम उसमें पानी वगैरह देना पड़ेगा, उसका जो है कुछ हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी तरह का उसमें कोई रोग वगैरह तो नहीं लगा है। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि इसके लिए हमें वहाँ पर रहना ज़रूरी है, और जितने देर तक वो हमारा जो क्रॉप है, जितने समय तक जो प्लांट है वो हमारा पूरी तरीके से उग नहीं जाता, पूरी तरीके से आपका जो है वो राइप नहीं हो जाता, वहाँ तक हमें रुकना पड़ेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं हमें लंबे समय तक उस जगह पे रुकना पड़ेगा, है ना। दीप बोल रहा है लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वो है ना, उसके जो है प्लांट की देखभाल करने के लिए, उसमें वाटरिंग करने के लिए, उसकी ब्रीडिंग करने के लिए, है ना, और उससे जो है ड्राइविंग अवे एनिमल्स, और जो है कुछ जानवर उसको ना खा ले आके, चिड़ियाँ ना उस बीज को ले जाए। तो उस तरीके से हमें ये सब देखभाल करनी पड़ेंगी जब तक कि हमारी वो जो ग्रेन है, जो भी फसल है, वो पक ना जाए। एंड देन ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद हम उस जो है बीज को अपने सहूलियत के हिसाब से सावधानी से यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिएगा क्या देखने को मिलेगा कि वे इन विच ग्रेन वाज यूज्ड, जो बीज होते हैं, जो ग्रेन होते हैं, है ना, जो अनाज होता है, वैसे मैं सिंपल यदि टर्म में बोलूँ तो जो ग्रेन का मतलब है अनाज, तो वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है आप देखिए ज़रा। तो हम किसी भी ग्रेन को एक सीड की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास जैसे गेहूं है तो गेहूं को आप जो है क्या कर सकते हो, सीड की तरह ज़मीन में बो सकते हो और उससे फिर एक नया प्लांट आ जाएगा, ये भी हम कर सकते हैं। फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप उसका आटा बना के खा जाइए, वो आपका एक भोजन हो जाएगा। गिफ्ट की तरह कर सकते हैं, मतलब कि किसी को देना हो हमें तो उसको हम दे भी सकते हैं, और उसको स्टोर करके रख सकते हैं हमारे आगे की समय में भोजन के रूप में। तो यहाँ से ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, ग्रेन जो होता है उसको यूज़ में लाया जाता है। आगे पढ़ने को मिलता है कि बोल रहा है कि एज ग्रेन हैड, बोल रहा है ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे ऑफ स्टोरिंग इट। यहाँ पे लिखा गया कि हम जो ग्रेन होता है उसे हम क्या करते हैं, खाने के लिए भी लेते हैं और उसको सीड की तरह भी उपयोग करते हैं, और जो पीपल है हैड टू थिंक ऑफ बेस। तो आगे बोला जा रहा है कि पीपल हैड टू थिंक बेस हो, मतलब कि कई तरीके से लोग जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, ये यहाँ पे बोला गया है। इन मैनी इस एरियाज़ में हमको देखने को मिलेगा बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स। तो कहाँ हमें ऐसा देखने को मिलता है कहीं कहीं पे कि उस समय पे, पहले की समय की बातें चल रही है, हिस्ट्री है, कि कुछ हमें क्ले मतलब होती मिट्टी, है ना, गीली मिट्टी, तो उससे बने हुए हम पोट्स का यूज़ करते हैं, उनमें उसको गेहूँ को रख देते हैं, उस भी ग्रेन को रख देते हैं,
और बोब बास्केट भी हमें देखने को मिलती है। और एक और तरीका हम करते हैं कि हम एक डग करते हैं, मतलब कि कुछ जो है गड्ढे वगैरह को खोद लेते हैं ज़मीन में, और उस ग्राउंड में क्या करते हैं, उस ग्रेन को स्टोर कर देते हैं। आगे आपसे ही क्वेश्चन है, आप सभी ये पढ़ लिया आपने तो ये तो क्वेश्चन आप दे ही पाओगे। बोल जा रहा है कि डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज पोर्ट्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। बोला जा रहा है कि उस समय में जो हमारे हंटर गैदरर्स थे, क्या उन्होंने जो है क्या किया था, बनाए थे ऐसे कुछ पोर्ट्स, तो उसका आंसर आपको देना है। तो आपको भी समझ आ रहा होगा, यदि हंटर गैदरर ने ये सब किया होगा तो उन्होंने जो है पोर्ट्स जो हैं उनको भी बनाना स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। और इसका आंसर भी हम थोड़ा और आगे समझते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से स्टोरिंग एनिमल्स, तो अभी तक हमने ये समझा कि हम भोजन को, सीड को, ग्रेन को स्टोर करना, लेकिन अब हम सीखेंगे कि जो हमारे जानवर हैं उसको किस तरह से स्टोर किया जाता होगा। देखिए जहाँ पे, तो एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, आप सभी जानते हो कि जो एनिमल्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं समय समय पर, है ना। और बिसाइड बोल रहे हैं इसके अलावा, इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, यदि उनको अच्छे से उनकी देखभाल की जाए, दे प्रोवाइड मिल्क, आपको वो दूध भी देंगे, विच इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, और जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट या फिर महत्वकारी भोजन है, और आपका एक वो मीट के रूप में भी यूज आ सकते हैं। वैन एवर रिक्वायर, जब भी आपको ज़रूरत हो। इन अदर वर्ड हम कहें, मतलब दूसरे शब्दों में इसको कहें तो जो एनिमल्स हैं आपके, दैट आर रियर्ड, मतलब कि जिनकी हम पालन पोषण कर रहे हैं, जिनका कि हम पशुपालन कर रहे हैं, कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, और वो जो है आपका एक भोजन का एक जो है आपका क्या बन सकते हैं, जरिया बन सकते हैं, एक स्टोर बन सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि आपने किसी जानवर को अपने घर में पाला हुआ है तो वो आपको भाई दूध दे सकता है, आपको जो है वो कुछ मीट भी दे सकता है। इस तरह से आपका वो भोजन का एक क्या बन सकता है, जरिया बन सकता है। आगे जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर दी अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। बोला जा रहा है कि भोजन के अलावा हमें जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि जानवरों में हम डॉग को लेते हैं, तो डॉग जो है हमारी रक्षा कर सकता है ना, हमारे फसलों की भी जो है रक्षा कर सकता है दूसरे जानवरों से। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कुछ जो है ऑक्स रहते थे उस समय के, या अभी भी आप देखते होंगे, तो वो जो है जुताई के काम में भी लाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम भोजन के अलावा एनिमल्स का बहुत सारा यूज़ ले सकते हैं। उसके अलावा देखिएगा आप, तो जो काऊ है या फिर आपके जो भी घर में जानवर होगा, तो उसके जो है क्या कर सकते हैं हम, उसके गोबर से हम कंडे बना सकते हैं जो कि ईंधन के रूप में यूज़ हो सकते हैं। तो ये सब एनिमल से हम ले सकते हैं। और व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, और बोला जा रहा है कि आज के समय में जानवरों का क्या यूज़ आता है। तो आज भी हम उतना ही यूज़ उनसे लेते हैं जो कि उस समय लेते थे, इसमें कोई ज़्यादा अंतर आज नहीं आया है। आगे पढ़ लेते हैं। बोल रहा है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर। तो अब यहाँ से हम बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम समझेंगे कि पहले फार्मर्स और पहले हर्डर मतलब पशुपालकों के बारे में जानना शुरू करेंगे। देखिए जहाँ पे बोल रहा है टर्न टू मैप 2, आप मैप 2 को देखिए, अपनी बुक को खोल लीजिए, वहाँ पे जो मैप 2 दिया गया आपको पेज नंबर 13 पे, उसको खोल लीजिएगा, है ना। मैं चलो आपको बता देता हूँ पेज नंबर 13 पे आपको ये कहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपका मैप 2 है, और इस मैप 2 पे बहुत सारी लोकेशंस आपको दी गई हैं, और यही आपसे बोला जा रहा है कि आप अपनी बुक में पहले इसको खोल के रख लीजिएगा, मैं आपको बताते जाऊँगा, वो आपको करना है। देखिए ज़रा आगे मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप जब आप मैप 2 को देखोगे तो यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्कोर्स। तो जब आप मैप को देखोगे अपनी बुक में, तो वहाँ पे आपको कुछ ब्लू स्कोर दिखेंगे। ब्लू स्कोर कैसे होंगे, तो आपको ब्लू इस तरीके से आपके स्क्वायर बने हुए वहाँ पे दिख रहे होंगे। और ईच मार्क अ साइड फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर। और आपको ये देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ पे ब्लू स्क्वायर हैं, वहाँ पे जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट मतलब कि खगोल जो होते हैं ना, कि जिसमें वो फॉसिल्स वगैरह निकालते हैं, तो मैंने इसको बताया है अभी आपको कि आर्कोलॉजिस्ट का क्या वर्क होता है। तो उन्होंने क्या किया है, उन जगहों पे आप जहाँ पे आपको ब्लू स्क्वायर दिखेगा, उन जगहों पे हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, जहाँ पे हमें ये समझ आता है कि उस समय के जो लोग थे वो फार्मर थे और हर्डर थे। फार्मर मतलब कि खेती किसानी करने वाले, और हर्डर मतलब कि वो चरवाहा बोल सकते हो आप, पशुपालन करने वाले बोल सकते हो। और दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और ये जो है लोग हैं, ये जो आपको एविडेंस मिल रहे हैं, वो पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को
मिलते हैं। सब कॉन्टिनेंट का मतलब वही है, जैसे एक कॉन्टिनेंट जो होता है आपका एशिया महाद्वीप ये सब कुछ, तो उसी में से कुछ ऐसे ऐसे पार्ट हमारे निकल के आते हैं, उन्हीं को हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो आप इसको मैप में देखिए आपके, सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, और सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलते हैं ये सब कुछ जहाँ पे ये एविडेंस वगैरह, तो वो जो मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। अब नॉर्थ वेस्ट को कैसे समझा जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए आपका है नॉर्थ, ये है आपका वेस्ट, है ना, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये है आपका साउथ, ये आपका है वेस्ट और ये आपका ईस्ट। तो ये जो इलाका है ये पूरा है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो इधर की ओर पे हमें जो है क्या मिलेगा, तो इस साइड में हमें ये सब कुछ मिलता है। और प्रेजेंट डे कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और प्रेजेंट में आज के समय में कश्मीर है एंड ईस्ट है ना, कश्मीर के ईस्ट में और साउथ इंडिया में भी हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। आगे बोल रहे हैं कि टू फाइंड आउट वेदर दीज साइड वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं, और फाइंड आउट करने के लिए जो है कि भाई साहब वहाँ पे जो है हमारे फार्मर्स हर्डर्स जो हैं कैसे रहे होंगे या फिर नहीं रहे होंगे, ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टडी किया एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की हड्डियों का, है ना। तो उन्होंने क्या है, वहाँ जहाँ जहाँ जगह पे उनकी जो प्लांट्स की और जो भी एनिमल्स हैं उनकी हड्डी वगैरह मिली हैं, उनसे उन्होंने साइंटिस्टों ने क्या किया, खोज पड़ताल शुरू की है कि सही में ये बात सत्य है या नहीं है कि वहाँ पे जो लोग थे वो रहते होंगे और ये सब यूज़ करते होंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट इंक्लूड, और उनमें से जो सबसे एकदम रोचक तथ्य हमें मिला है, एक्साइटिंग जो है हमें पॉइंट मिला है, उसमें इंक्लूड है आपके रेमेन्स ऑफ वर्ड ग्रेन, मतलब कि हमें कुछ जले हुए अनाज मिले हैं, और दीज में हैव बीन वर्ड एक्सीडेंटली ऑन पर्पज। हो सकता है कि इन जो है ग्रैंड को जो जलाया गया होगा वो या तो हो सकता है किसी भी आपदा के कारण जल गए होंगे या किसी पर्पस के लिए उन्हें जलाया गया हो, मतलब कि उनको भूंज के वो खाते होंगे, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। साइंटिस्ट जो हैं कैन आइडेंटिफाइड दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको खोजा और समझा, तो उन्होंने जो है इनको ग्रेन को समझा, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उस समय लगाई जाती होंगी उन सभी कॉन्टिनेंट में, और दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो हड्डियां हैं डिफरेंट एनिमल्स की वो भी प्राप्त करी। तो यहाँ से हमें ये समझने को मिलता है। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक और हमारा शुरू होता है जो कि है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब यहाँ तक जो हम समझ रहे थे, जो पिछली बात करें, तो वहाँ पे जो लोग थे वो एकदम सेटल्ड लाइफ उनकी नहीं थी, उनको कहीं भागना पड़ रहा था, कहीं किसी जानवर के पीछे, कहीं किसी जो है क्रॉप के कारण, तो इस तरीके से उनका एक सेटल्ड लाइफ नहीं था। अब हम समझेंगे कि सेटल्ड लाइफ वहाँ पे कैसी थी, कैसे रहते होंगे, ये सब हम जानना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं आपके, तो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। और हमें क्या देखने को मिलता है, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ ऐसे ट्रेसेस पाए हैं, ट्रेसेस मतलब कि आप सबूत समझ सकते हो, जैसे कुछ सबूत है ना जो कि हमें दिखते हैं, ऐसे उन्होंने पाया, जिसमें से जो हट्स मतलब कि झोंपड़ियाँ मिली उन्हें, कुछ घर मिले, कुछ ऐसी साइट्स पे उन्हें मिले। फॉर इंटेंस के लिए आपके जो है इन बुर्जा होम, है ना, क्या लिखा है ये बुर्जा होम में, जो कि आपका कहाँ पे है, इन प्रेजेंट डे कश्मीर में है। वहाँ पे हमें ऐसी कुछ पुरानी, बहुत ही पुरानी कुछ झोंपड़ियाँ मिली हैं, कुछ हाउस मिले हैं, जिसमें कि क्या है, जो पीपल ने बिल्ड किया है अपने पिट हाउस को, विच वर डग इनटू द ग्राउंड। और ये कैसे हुए हैं, तो जो पिट हाउस जो हैं वो ऐसे बने हैं कि उन्होंने कुछ ज़मीन के अंदर खोदते गए और उसके अंदर ही अपने क्या बनाया, उन्होंने घर टाइप के बनाए हैं, विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम। और उन्होंने फिर ऐसे करके उसके अंदर ही कुछ रहने वाला कुछ बनाया है। और दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, और इनसे वो ये होता था कि उनको जो सर्दी होती थी उससे बचाव मिलता था, है ना। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब वो किसी ज़मीन के अंदर रहेंगे तो जो ऊपर ठंडी हवाएं हैं उनसे वो आराम से बच सकते हैं। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट्स। और क्या मिला है इनको, आर्कोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसमें कि उनको ये समझ आता, कुछ इनके कुकिंग हर्स भी थे, है ना, मतलब कि कुछ भोजन पकाने वाले चूल्हा वगैरह ये सब थे, जो कि हट के बाहर भी थे, है ना, इनसाइड भी थे और आउटसाइड भी इन्हें मिले हैं उन झोंपड़ियों के। और विच सजेस्ट देयर, और ये हमें ये सजेस्ट करता है कि डिपेंडिंग ऑन वेदर पीपल को
तो इससे ये समझ आता है हमें कि जो लोग थे उस समय के वेदर के अकॉर्डिंग अपना जो भोजन है उसको पकाते होंगे, मतलब कि कभी बरसात होती होंगी तो वो अंदर चले जाते होंगे, है ना, या फिर उनको कभी जो है सूखा रहता होगा तो बाहर जो है पका लेते होंगे। इस तरीके से हमें ये सब कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अब ये आपसे बोला गया कि आप ड्रॉ करिए पिट हाउस को, तो ये जो है आप सेल्फ करना है ये सब कुछ, है ना, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ, ये सब बच्चों वाली आपको दी गई हैं बातें। यदि मैं सभी को आपको कर करके बताऊंगा तो इससे ये होगा कि आपकी जो अंदर क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना है, आप चाहो तो उसमें नेट वगैरह से ढूंढ के इसकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन ड्रॉ वगैरह आपको ही करना है। देखो ड्रॉ मैं करूँगा तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा क्या बोला गया है कि स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, और जो हमें स्टोन से बने हुए जो औजार्स हैं वो भी बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे जो है हमारे साइट से मिलते हैं। और मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलियोथिक जो है टूल्स, एंड दैट इज़ वाई दे और कॉल्ड न्यूलिथिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये जो टूल्स हमें मिले हैं तो वो सब पैथियोलिथिक जो टूल्स थे उनसे बहुत अलग हैं, और इसी के कारण, जो अलग होने का कारण ही हमें इन्हें क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक एज या न्यूलिथिक हम बोलते हैं इसको, है ना, इस जो समय को। और दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज, एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स जो हैं यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। तो होता क्या था कि इन सभी जो टूल्स थे इनमें क्या हुआ था, बिल्कुल इनको पॉलिश्ड किया जाता था। पॉलिश्ड आप जो इनको घिस के या किसी भी तरीके से करते थे इनको, और इनको एक फाइन जो है कटिंग एज दी जाती थी, है ना। मोर्टास, है ना, एंड पेस्टल्स जो हैं यूज होते थे ग्राइंडिंग जो है ग्रेन के, है ना, वो ग्राइंड करने के लिए ग्रेन को, एंड अदर जो है प्लांट प्रोड्यूस के लिए। आगे देखिए, मोर्टार्स जो हैं एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। अब यहाँ पे जो आपको एक से बात समझनी होगी कि जो मोर्टार्स और पेस्टल है वो दिखते कैसे होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोर्टार्स और पेस्टल कैसे दिखते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को बोला जाता है आपका क्या, मोर्टार एंड पेस्टल। तो जो पेस्टल होता है वो ये वाला होता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि मतलब खलबट्टा आपने देखा होगा, घर पे भी आपने देखा होगा, वो है। तो ये जो है मोर्टार है ना, जिसमें कि हम किसी भी ग्रेन को, किसी भी तरह के प्लांट पत्तियों को रखते थे और इससे उसको कूट कूट के क्या बनाते थे, उसका किसी भी तरीके से उसको छोटा वगैरह करते थे, है ना, ये दवाई वगैरह बनाने में भी काम आता था। तो ये आपको यहाँ पे समझने को मिलता है। तो आगे देखिए कि बोल रहा है जो मोर्टार एंड पेस्टल आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। और आज के समय भी हम जो खलबट्टा है जिसे हम मोर्टार पेस्टल्स बोलते हैं वो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं ग्राइंड करने के लिए। ग्राइंड मतलब कि उसको छोटा छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं आज भी, है ना। सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर, और इतने हजारों सालों के बाद भी आज हमारे यूज़ में वो आता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि उस समय के लोग भी कितने होशियार रहे होंगे, कितने उन्होंने सब दिमाग लगाया होगा कि हम उनकी बनी हुई चीज़ें आज भी यूज़ ला रहे हैं। और एट द सेम टाइम पे, और उसी समय की हम बात करें, जो टूल्स होते थे ऑफ द पैलियोलिथिक के टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज। और उसी समय पे जो है जो पैलियोलिथिक में जो यूज़ की जाते थे टूल वो यूज़ करते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन टूलों को फेंक के कुछ अपने ही नए बना लिए थे ना, उन्होंने मतलब बनाए तो थे अपने वाले और उसको उन्होंने कुछ अलग तरीके से बनाया था, लेकिन वो पैलियोलिथिक में जो टूल्स थे उनको भी यूज़ करते आ रहे थे। और जो है मेड एंड यूज, एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन। और इनमें से जो कुछ टूल्स थे वो हड्डियों के बने हुए भी होते थे। तो उस तरह के टूल्स यूज़ करते थे, आपको देखने को मिल रहा है। कुछ बड़े कुछ खास नहीं है, आप घर पर भी ऐसे कुछ पत्थरों को करके बना सकते हो, उनको तोड़ के छोटा छोटा करके बना सकते हो, है ना, इस तरीके के। तो ये सब टूल्स हैं, और क्या है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है। ये सब न्यू स्टोन टूल्स है ना। पहले के जो टूल्स थे आपने देखे होंगे कि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास उनकी शार्पनेस नहीं होती थी, सिंपल सिंपल से टूल थे। आगे देखने को मिलता है कि मैनी काइंड ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। और बहुत सारे जो हैं अर्थन पोट्स जो हैं हमें देखने को मिले हैं। अर्थन पोट्स मतलब कि मिट्टी के बने हुए जो घड़े हैं वो भी हमें देखने को मिले हैं वहाँ पे। और दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। और ये उस समय जो है ये सभी डेकोरेट भी किए जाते थे, मतलब जो उस समय जो मटके वगैरह मिले हैं, है ना, मटका मैं बना के बता देता हूँ आपको। तो उस समय के जो है सही से बन नहीं पा रहा है, तो अब भी देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त बनाता हूँ। ये देखिए, वाह वाह,
तो इस तरीके के मतलब गोल चकोल मटके होते थे और इनमें वो कुछ डिजाइनिंग करके, है ना, कुछ कुछ अच्छा अपना सही डिजाइन करके उनको डेकोरेट भी वो करते थे। एंड और इसको सब वो यूज़ करते थे किसके लिए, स्टोर करने के लिए जो है कुछ चीज़ों को, चाहे वो फूड हो चाहे वो ग्रेन हो, इन सभी को स्टोर करने के लिए करते थे। और आज के समय में आप देखते होंगे कि हम कुछ जो है यूज़ करते हैं। और पीपल बिगेन यूजिंग पोट्स, जो पोट्स थे, घड़े जो थे, उनको कुकिंग के लिए भी यूज़ करने लगे, भोजन को पकाने के लिए। और स्पेशली जो है ग्रेन्स लाइक राइस, मतलब चावल को पकाने के लिए, व्हीट को, है ना, एंड लेंटिल्स, एंड दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जो है द डाइट, और जो कि आज के समय का हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया डाइट का। तो इस तरह के जो है उनके घड़े आपको देखने को मिलेंगे, है ना। व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर इन दिस जार, तो कुछ भी रख सकते हैं हम इसमें। बोल रहा है बिसाइड्स, इसके अलावा भी, दे बिगेन वीविंग क्लॉथ, वो जो है कपड़े भी बुनने लगे। कपड़े बुनने से मतलब है आपका कि वो जो है कपड़ों की करने लगे, बुनाई करने लगे, है ना, कपड़ों को ही बनाने लगे धागों से। और यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, वो कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स भी यूज़ करने लगे। फॉर एग्जांपल के कॉटन, जो सुई होती है ना, उसका यूज़ करने लगे, कॉटन का, रुई जो होती है। एंड कॉटन नाउ भी ग्रोन, और उस समय ये सब ग्रोन भी होने लगा था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, और ये जो थे सभी, वो क्वेश्चन आपसे है कि ये जो सभी थे एवरीवेयर चेंज हो रहे थे या, है ना, एंड सभी एक ही जगह थे। नॉट क्वाइट, है ना, ऐसा नहीं है। इन मैनी एरियाज में मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। देखिए क्या था, जो जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि भाई कॉटन को उगाना और इन सभी घड़ों का यूज़ करना, तो ये सभी जगह नहीं था, है ना, कुछ ही कुछ जगह था ये सब, है ना। क्यों कहीं कहीं एरिया बोल रहे हैं कि जो मैन और जो वुमेन थे, वो अभी भी क्या कर रहे थे, हंट कर रहे थे और भोजन को गैदर कर रहे थे। एंड एल्स वेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग, और कुछ कुछ जगह लोग फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे थे, पशुपालन भी करने लगे थे। एंड ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर अगो, और कुछ हजारों सालों बाद, है ना, ये सब कुछ हुआ। और बिसाइड इन सम एरिया, उसके अलावा भी कुछ कुछ एरियाज में पीपल जो है ट्राइड टू कंबाइन जो है दीज एक्टिविटी, इन सभी को एक्टिविटी को कंबाइन करने लगे। एंड डूरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जो है थिंग्स डूरिंग जो है डिफरेंट सीजन, और अलग अलग जो है सीजन्स में ये सब चीज़ें वो करने लगे। अब हम जरा एक क्लोजर लुक ले लेते हैं लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ नाम की एक जगह है, उसको हम देखते हैं कि उसमें वहाँ पर जो है रहना वगैरह कैसा क्या था, वो सब देख लेते हैं। और इसके लिए आप जो है क्या करिए, पहले तो एक्टिविटी आपको दी गई है कि जो मैप आपका फिर से खोल लीजिए बुक में, और उसमें मेहरगढ़ नाम की जगह है, उसको देखिए कहाँ पे है वो। तो जो मेहरगढ़ है भाई साहब, यहाँ पे जो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। और जो साइट है आपकी मेहरगढ़, वो एक फर्टाइल मतलब उपजाऊ भूमि पर, उपजाऊ प्लेन पर देखने को मिलेगी। और ये जो है नियर है, पास में ही किसके, बोलन पास के, और विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड इनटू ईरान, और जो कि हमारा कहाँ पे, ईरान में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रोड है ना, कौन, बोलन पास। और बोलन पास के पास कौन है आपका, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ जो था वॉज अ प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट। तो मेहरगढ़ ही एक ऐसी जगह है, देखो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, यही भाई साहब आपके पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, कि मेहरगढ़ नाम की ही जगह है जो कि आपकी वन ऑफ जो प्लेसेस है, जहाँ पे जो लोगों ने क्या सीखा था सबसे पहले, ग्रो करना बार्ले को, बार्ले आप सभी जानते हो, है ना, और व्हीट को, एंड रियर करना सीखा, किसको, रियर सीप को, पशुपालन करना सीपों का, गोट्स बकरियों का, फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, और उस इलाके में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले लोगों ने क्या सीखा था आपका, सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस एरिया में सबसे पहले क्या सीखा था, ये सब कुछ सीखा था, बारले को करना, व्हीट को, और जो है भेड़ों का पालन करना, गोटों का, है ना, पालन पोषण करना, ये सब कुछ। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, ये सबसे पुराना बोल सकते हैं या सबसे पहला ऐसा विलेज था, डेट वी नो अबाउट, जिसके बारे में हम जानते हैं, है ना। क्योंकि सभी जगह जो थी आपकी, वो किसी एक स्पेसिफिक हम नाम से नहीं जानते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं था कि वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल स्पेसिफिक मिलती हैं, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, लेकिन यही ऐसी एक जगह थी, सबसे पहले एक ऐसा विलेज था जिसको हमने जानना शुरू किया। और एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन वर फाउंड, और उस इलाके में जो है बहुत सारी क्या हुई, जानवरों की हड्डियाँ मिलना शुरू हुई। बोन्स, हड्डियाँ जो थी वाइल्ड एनिमल्स की, सच एस जो है डियर की, मतलब हिरन की, पिग की, एंड आल्सो जो है बोन्स किसकी, सीप की भी
और गोट मतलब बकरियों की भी हमें फाउंड होती हैं। आगे बोल रहा है कि अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर और ट्रायंगल हाउसेज। तो हमें जो है मिलते हैं वो मेहरगढ़ में, उसमें जो है इंक्लूड है रिमेन्स, है ना, बचे खुचे जो है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हाउसेस होते थे, उनके कुछ रिमेन्स हमें मिलते हैं, है ना। और ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, और हर एक घर में आपको जो देखने को मिलता है वहाँ पे 4 या 4 से अधिक कंपार्टमेंट थे। और सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, उनमें से जो है कुछ जो यूज़ आते थे वो सामान को स्टोरेज करने के लिए आते थे। व्हेन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे तो देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, और जब वो लोग कोई मर जाते थे तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, मतलब लोग जो थे उनके पास में रहने वाले जो दोस्त थे वो उनको रिस्पेक्ट देते थे। और पीपल जो थे, लोग जो थे, लुक आफ्टर देम, जो लोग जो थे उनको लुक आफ्टर करते थे, उनकी देखभाल करते थे। परहैप्स इन दी बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, और जो है इसके अलावा बोल रहे हैं कि, है ना, परहैप्स बोल रहे हैं शायद, है ना, बोला जा रहा है कि संयोगवश परहैप्स इन द बिलीव, इस बिलीव में कि जो है देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, मतलब कि वो ये सोचते थे कि मरने के बाद भी कोई जीवन है, इसलिए जो कुछ लोग मर जाते थे तो उस मरे हुए जो है शव की वो देखभाल करते थे, उसको बरीड करके, उसको कैसे भी करके उसकी देखभाल करते थे। वो ये सोचते थे कि मरने के बाद भी कोई दुनिया होगी। और बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट, और उनमें से एक बरियल जो है वो एक ऐसी अरेंजमेंट होती थी। बरियल क्या होता है कि जो लोग वगैरह को वो जो है दफनाते थे या कहीं पे वो रखते थे, तो उस चीज़ को बोलते हैं ये बरियल। तो वहाँ पे उनको वो किसी भी तरीके से उनकी देखभाल वगैरह करते थे। और सेवरल बरियर्स जो हैं साइट्स हैव बीन फाउंड हो चुकी हैं मेहरगढ़ में। और इन वन इंस्टेंस पे जो दैट पर्सन वॉज बरीड विद गोट, और एक उसी समय की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कोई पर्सन मर जाता था तो उसको जो बरीड किया जाता था उसके संग जो है बकरियाँ, है ना, विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, तो उसके संग बकरियों को क्या कर देते थे, वो दफन कर देते या फिर उनको बरीड कर देते थे। क्यों? वो ये सोचते थे कि यदि वो जो है जो लोग हैं वो दूसरी जगह पे जाएंगे, उनको जब उनका दूसरा जन्म वगैरह होगा तो उसके संग उसको बकरी भी मिल जाएगी, जिससे कि क्या होगा, वो भोजन के रूप में यूज़ कर लेंगे। आप देखिए भाई, ये तो सब अपनी अपनी वो कल्पना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सब कुछ। इसके अलावा आपको जो है ये केव पेंटिंग इन फ्रांस की हम बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा भाई बुक में जितना भी होगा, जो कुछ भी होगा, हम सब आपको कराएंगे। तो ये देखिए, आपको हम ये दो आपके सेक्शंस हैं, जिसमें कि एक न्यूलिथिक साइट है और एक आपका ये आपका क्या है, केव पेंटिंग फ्रांस में, इन दोनों को भी कराई देते हैं। तो केव पेंटिंग इन फ्रांस की बात कर लेते हैं। तो बोल रहा है फाइंड करो फ्रांस इन एटलास में। आप एटलास जो है अपनी, पहले तो भाई साहब एक एटलास की बुक या कोई भी चीज़ ले लो, है ना, जिसमें मैप वगैरह हो, और उसमें आप ये सब कुछ जहाँ जहाँ पे हम कहें वो फाउंड करते जाइएगा। तो फाइंड करना हमें क्या, हमें फ्रांस को जो है एटलास में। और द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, तो आपको जो नीचे पेंटिंग दिख रही है ये वाली, ये जो है आपकी कहाँ से ली गई है, सुनिए ज़रा। तो फ्रांस में एक गुफा है, केव है, वहाँ से ली गई है। और दिस साइट वाज डिस्कवर बाय द 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स एगो। बोला जा रहा है कि ये जो साइट है ये जो है खोजी गई थी 4 स्कूल के जो है बच्चों के द्वारा, जो कि कुछ 100 साल पहले की बात है। और पेंटिंग्स जो हैं लाइक दिस वर मेड बिटवीन 2000 एंड 10,000 ईयर अगो। और ये जो पेंटिंग्स हमें देखने को मिली हैं, तो इनको साइंटिस्टों ने पड़ताल किया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो है 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में ये हमें मिलती हैं ना, उस समय ये बनाई गई होंगी, पेंट की गई होंगी। और मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल, और इनमें से जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं उनमें से कुछ एनिमल्स हैं, सच एज वाइल्ड हॉर्सेस, है ना, जंगली जो है घोड़े, और चीज़ है ना, और चीज़ का होता है ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल होता है ना, एक भैंस तरह का समझ सकते हो आप वो, बाइसन्स वगैरह, बूली राइनोसोरस और रेंडियर्स एंड वेयर्स पेंटेड इन द ब्राइट कलर्स, और ये सब हमें देखने को मिलता है जिनको कि बहुत ही ब्राइट कलर से वहाँ पे पेंट किए गए हैं। दीज कलर वर मेड फ्रॉम अ मिनरल्स, और ये जो सब कलर्स थे जिनसे ये पेंटिंग बनाई गई हैं ये सब मिनरल्स थे, लाइक ऑर्कर्स, आयरन ओर्स एंड चारकोल, तो इन सभी का यूज़ वहाँ पे किया गया था। अब बोल रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल दैट, ये संभव हो सकता है कि दीज पेंटिंग वर डन ऑन सेरामोनियल ओकेजन, मतलब कि कुछ ऐसे ओकेजन होते होंगे उस समय पे, कुछ मतलब सेरामोनियल ओकेजन जब वो ये सब करते होंगे, है ना।
आगे देखिए तो और परहैप्स वो बोल रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल, मतलब कुछ ऐसी परंपराएं उनकी चलती होंगी जिसके कारण ये सब करते होंगे। परफॉर्म बाई हंटर्स वगैरह जो शिकारी हैं वो करते होंगे बिफोर दे वेंट टू सर्च ऑफ प्रे, मतलब कि शिकार करने से पहले अपनी एक प्रार्थना को दर्शाने के लिए वो ये सब पेंटिंग कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न, आप सोच सकते हैं क्या कुछ और कारण भी हो सकते हैं, तो ये आपको सोचना है। और देख लेते हैं, बोल रहा है कि आपका एल्सवेयर में कि न्यूलिथिक्स जो है आपकी साइट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि जो टर्की है आपकी एटलास बुक में उसको फाइंड करना है। तो बोला ये जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है न्यूलिथिक साइट हमें देखने को मिली है, जो कि कहाँ पे है आपकी केटल हुयुक जो एक जगह है जो कि हमारी टर्की में मिलती है ना, टर्की देश है एक, तो वहाँ पे ये हमें मिलती है। और सेवरल थिंग्स वर रॉक्ड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, और हमें जो है क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम वहाँ से ब्रॉक्ड ले सकते हैं जो कि बहुत ही दूर दूर तक है। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम जो है रेड सी, सेल्स फ्रॉम जो है आपका मेडिटेरियन सी एंड यूज इन द सेटलमेंट, तो ये सब हमें मिलते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो आपको चीज़ें दी गई हैं जैसे फ्लिंट है, तो फ्लिंट एक तरह का पत्थर होता है, वो जो है सीरिया से मिला है। काउरीस जो है हमें कहाँ से मिला है, वो रेड सी से मिला है। तो काउरीस होता है आपका जो सेल होता है टीथ का, वो है। तो ये सब हमें मिलते हैं एंड जो है यूज़ होते थे सेटलमेंट के। और रिमेंबर दीज वर नो कार्ड्स, है ना, रिमेंबर करना है कि देयर वर नो कार्ड, मतलब कि वहाँ पे कोई भी रथ वगैरह या फिर गाड़ियाँ जो थी नहीं थी। और मोस्ट थिंग वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक ऑफ दी पैक एनिमल्स, और ये सब जो है किसी जानवर की पीठ पर लाए जाते होंगे, जैसे कि उनमें से केटल हो सकता है या फिर किसी इंसान के ऊपर भी लाए जा सकते हैं। और व्हाट डू यू थिंक काउरीज एंड सेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर, और आप सोच सकते हैं कि जो काउरीज हैं, जो मतलब सेल्स हैं दांतों के, वो किस यूज लाते हैं जाए होंगे, और जो सेल्स हैं वो किस यूज़ में लाए जाते होंगे। तो यहाँ पे अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सारी बातें, और हमने आपसे कहा कि पूरे चैप्टर्स को हम कंप्लीट कराएंगे। तो इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट हमने करा दिया है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो आप खुद करिएगा पूरे ढूंढ डाल के, उसका भी हम एक अलग लेक्चर लेके आ जाएंगे। तो ये जो है आपका चैप्टर 2 बिल्कुल एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है। फिर से हम आपको याद दिला दें, जो है वीडियो का जो टारगेट है वो 5 के लाइक का है, तो प्लीज़ 5000 लाइक तो मिनिमम इसमें कर ही देना। उसके अलावा जो भी आपको डाउट है, क्यूरीज है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है तो प्लीज़ इसको जो है अपने किसी भी जूनियर को कर दीजिए जो कि 6th क्लास में है, वो इसका लाभ ले सके। इसके अलावा यूपीएससी वालों को तो बहुत सपोर्ट इससे मिल ही रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।